कोहरे से डूबे उस गांव में, जहां रातें लंबी होती थीं और परछाइयां मानो अपनी ही जान से चल रही होती थीं, पीढ़ियों से एक पुरानी मान्यता चली आ रही थी। आधी रात के बाद कभी भी शीशे में मत देखो। गांव वाले दबी आवाज में कहते थे कि शीशा सिर्फ भौतिक दुनिया को प्रतिबिंब करने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह का दरवाजा है जहां अंधेरा और रोशनी आपस में गुथे हुए हैं, जहां कुछ और ही रहता है, कुछ ऐसा जो अनजान लोगों के घातक भूल करने का बस इंतजार ही कर रहा है। ओलिवर अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। वो एक शरारती लड़का था, जीवन में भरपूर और जिज्ञासु। उसे बूढ़े लोगों की फुसफुसाती चेतावनियों और बच्चों को बिस्तर पर सुलाते समय माताओं की चिंतित निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शीशे के श्राप की कहानी का मजाक उड़ाता था, जो बच्चों को डराकर आज्ञाकारी बनाने के लिए सुनाई जाते थे, और उन लोगों का मजाक उड़ाने में मजा लेता था जो अब भी उन पर यकीन करते थे। एक ठंडी सुनसान रात, जब मैदानों से घना कोहरा छा गया, ओलिवर अपने छोटे से शयन कक्ष में अकेला था। घर में सन्नाटा था। उसके माता पिता गहरी नींद में थे और एकमात्र आवाज दलान में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक थी। रात ढल चुकी थी और गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जो कभी कभार ठंड में घर के हिलने डुलने की चरमराहट से भी टूट जाता था। ऊब और बेचैनी से भरे ओलिवर को वो कहानियां याद आईं जो उसने कभी सुनी थी। आधी रात के बाद कभी भी शीशे में मत देखने की चेतावनी। ये सोचकर वो मुस्कुराया। एक साधारण परछाई में भला क्या ही बुराई हो सकती है। उसने चुनौती भरे अंदाज में इस पुराने अंधविश्वास को खुद परखने का फैसला किया। मुस्कुराते हुए उसने अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर रखे छोटे अंडकार शीशे को उठाया। उसका फ्रेम पुराना और धूमिल था और शीशा उम्र के साथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। उसे हाथों में पकड़े हुए उसने घड़ी पर नजर डाली। घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही थी। सेकंड की हर टिक उसे उस अशुभ समय के और करीब खींच रहे थे। आखिरकार घड़ी में रात के 1 बज गए। घर के बाहर धीमी घंटी की आवाज गूंजी, जिससे ओलिवर को अनजाने में ही कपकपी महसूस हुई। अपने सीने में अचानक उठी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए उसने शीशे को अपने चेहरे के सामने उठाया और उसमें देखा। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं था। उसकी परछाई बस उसे घूर रहे थे। वही बिखरे हुए भूरे बाल और शरारती नीली आंखें जो वो हर दिन देखता था। वो इंतजार करता रहा, आधी उम्मीद में कि कुछ तो होगा, लेकिन सेकंड बीतते गए और कुछ नहीं बदला। ओलिवर ने राहत भरी लेकिन थोड़ी निराशा भरी हंसी हंसी। बेवकूफी भरी कहानियां, उसने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने शीशा नीचे रखने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसकी परछाई, उसकी अपनी परछाई ने शीशे को उसके साथ नीचे नहीं रखा। शीशा ऊपर ही रहा। शीशा अभी भी परछाई के हाथ में था, मानो किसी ऐसे पल में अटक गया हो जो बीत जाना चाहता था। ओलिवर जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने शीशे को फिर से उठाया और परछाई ने उसे देखकर मुस्कुराया। ये कोई दोस्ताना मुस्कान नहीं थी,
ये किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थे जो राज जानता हो, जिसके मन में बुरे इरादे हो। मुस्कान और चौड़ी होती गई और ओलिवर ने कुछ और देखा। अपनी परछाई की आंखें, जो कभी उसकी अपनी आंखों जैसी थी, अब एक अलग सी चमक में जगमगा रहे थे। एक ऐसी चिंगारी जो पूरी तरह से इंसानों जैसी नहीं थी। हेलो ओलिवर, परछाई ने कहा। उसकी आवाज धीमी और सुरीली थी, मानो रेशम स्टील पर फिसल रहा हो। ओलिवर की सांस गले में अटक गई। वो शीशे को गिरा देना चाहता था, उसे तोड़ देना चाहता था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। परछाई की आंखें उसे जकड़े हुए थे, उसे शीशे के भीतर और गहराई तक खींच रहे थे। वो दहशत से देखता रहा। जब परछाई हिलने लगी, अपना हाथ उठाकर शीशे को अंदर से छूने लगी, ठीक उसी तरह जैसे ओलिवर का हाथ उसे बाहर से पकड़े हुए था। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो, परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं जानता हूं। मैं ये सब तुम्हें दे सकता हूं। ओलिवर की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूं, परछाई ने जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज में छिपी भयावहता से यह स्पष्ट था कि यह केवल आधा सच था, या कम से कम मैं हो सकता हूं। मुझे तुम्हें दिखाने दो ओलिवर, मैं तुम्हें वो सब देने दो जो तुम हमेशा से चाहते हो। रोमांच से भरा जिंदगी, धन दौलत, शक्ति, तुम्हारी हर इच्छा। ओलिवर का दिल जोर से धड़क रहा था। वादे बेहद लुभावने थे, इतने लुभावने कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोमांच, धन और प्रभाव से भरा जीवन, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसके मन में खटक रहा था, एक चेतावनी की। वो एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख रहा है। इसमें क्या चाल है? ओलिवर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। परछाई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा वादा झलक रहा था। तुम्हें मुझसे जगह बदलनी होगी। आईने में कदम रखो और मैं बाहर आ जाऊंगा। तुम्हारे सपने होंगे और मेरे। ओलिवर हिचकिचाया। उसके पेट में ठंडक और डर बढ़ता जा रहा था। परछाई का प्रस्ताव इतना अच्छा था कि सच नहीं हो सकता था, और ये बात अंदर ही अंदर वो जानता था। लेकिन लालच बहुत प्रबल था। वादे इतने लुभावने थे कि अपनी त्वचा पर शीशे की ठंडी सतह को वो महसूस कर सकता था। हर गुजरते पल के साथ उसका खिंचाव और भी तीव्र होता जा रहा था। परछाई उसे ध्यान से देख रहे थे। उसकी मुस्कान जरा और भी नहीं डगमगाई। क्या कहते हो ओलिवर? क्या तुम वो जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जिसके तुम हकदार हो? ओलिवर ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उन कहानियों को जानता था, उन लोगों की कहानियां जो गायब हो गए थे, आईनों की गहराइयों में खो गए थे। लेकिन वो तो बस कहानियां थी, है ना? बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई बेतुके अंधविश्वास। और फिर भी क्या पता वो सच हो। जब उसने ग्लास की ओर हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ कांप रहा था। उसकी उंगलियां शीशे की सतह को छू गईं।
परछाई की आंखें उम्मीद से चमक रहे थे। उसका हाथ दूसरी तरफ से उसके हाथ से मिल गया। ग्लास ठंडा, लगभग तरल सा लग रहा था, मानो जरा से धक्के से ही टूट जाएगा। एक आखिरी हिचकिचाती हुई सांस के साथ ओलिवर ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ मजबूती से शीशे पर रखा और महसूस किया कि स्पर्श से शीशे दब गया है। प्रतिबिंब की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसका हाथ उसके हाथ के चारों ओर कस गया और उसे आगे खींच लिया। उसके चारों ओर एक कमरा धुंधला होने लगा। वास्तविकता की सीमाएं मिटने लगीं। जैसे ही उसने शीशे में कदम रखा, एक पल के लिए चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, ठंडा, अंतहीन अंधेरा। फिर धीरे धीरे दुनिया फिर से स्पष्ट होने लगी, लेकिन वो दुनिया गलत थी। रंग फीके पड़ गए थे, हवा घनी और भारी थी, मानो दुनिया गंदगी की परत से ढकी हो। रोशनी मंद थी, मानो धुएं से छनकर आ रही हो, और उसके आसपास की आकृतियां मुड़ी तुड़ी और विकृत थीं, मानो किसी फन हाउस मिरर में प्रतिबिंब दिख रहे हों। ओलिवर का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है। वो शीशे के अंदर था, अपनी ही दुनिया के विकृत रूप में फंसा हुआ। प्रतिबिंब नहीं, वो प्राणी वास्तविक दुनिया में उसकी जगह ले चुका था और उसे इस भयानक से किसी दुनिया में भटकने के लिए छोड़ गया था। रुको! ओलिवर चिल्लाया और उस कांच की ओर हाथ बढ़ाया जो अब उसके और उसके पुराने जिंदगी के बीच खड़ा था। लेकिन उसकी आवाज घोर अंधेरे में खो गई और उसके शब्द उपहास भरे स्वर में उसी पर वापस गूंज उठे। आईने के दूसरी ओर उसका प्रतिबिंब, उसका हमशक्ल उसकी ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान गायब थी। उसकी जगह एक ठंडा, हिसाब किताब वाला भाव था। शुक्रिया ओलिवर, उसने संतुष्टि सी भरी आवाज में कहा। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं हमेशा से चाहता था। अपने नए घर का आनंद लो। इतना कहकर वो प्राणी मुड़कर चला गया और ओलिवर की जिंदगी में प्रवेश कर गया। उसे शीशे के पीछे फंसा हुआ छोड़कर उसने गुस्से में शीशे पर मुक्के बरसाए। हताशा उसके सीने को जकड़ रहे थे। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कांच अटल बना रहा। उसके और उसकी खोई हुई दुनिया के बीच एक ठंडी बाधा बनकर वो भय से देखता रहा कि वो प्राणी जिसका चेहरा अब उसी के जैसा था, सब कुछ बदलने लगा। उसके जीवन को तहस नहस कर दिया, दोस्तों को दुश्मन बना दिया और जहां भी गया कलह और अराजकता फैला दी। ओलिवर ने जिस उज्जवल भविष्य का सपना देखा था वो उस प्राणी के अंधकारमय स्वभाव से दूषित और दूषित होता गया। शीशे की दुनिया में समय अलग तरह से बीतता था। दिन सालों जैसे लगते थे और ओलिवर बस देखता रह गया कि कैसे उसका जीवन पूरी तरह से विकृत और बदल गया था। वो प्राणी अपनी नई शक्ति में मग्न था और दिन प्रतिदिन उसका नियंत्रण और भी मजबूत होता जा रहा था। वो लोहे की मुट्ठी में शासन करता था और उसने आसपास के लोगों को ऐसी धूर्तता से नियंत्रित करता था जो ओलिवर के पास कभी नहीं थे। और इस पूरे समय ओलिवर आईने में फंसा रहा, उन सभी चीज़ों के विनाश का मूक गवाह जिन्हें वो कभी बहुत ही दिल के करीब मानता था। उसने अपनी जगह बदल ली थी और अब वो इसकी कीमत चुका रहा था, एक ऐसी कीमत जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी।
जैसे जैसे दिन हफ्ते और फिर हफ्ते महीनों में बदलते गए, ओलिवर की उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगी। आईने का वादा झूठ था। उसने अपनी ही बनाई जेल में फंसने की एक क्रूर चाल थी, और अब वो अपनी दुनिया के इस अंधेरे विकृत प्रतिबिंब में अनंत काल तक जीने के लिए अभिशिप्त था। उस जीवन के लिए हमेशा तरसता रहेगा जिसे उसने अपनी बेवकूफ़ी से पीछे छोड़ दिया था। वो सुनसान गांव में ये चेतावनी आज भी कायम है कि आधी रात के बाद कभी भी शीशे में मत देखो, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद को किसी और चीज़ की आंखों में घूरते हुए पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा इंतज़ार कर रही होती है उनकी जगह लेने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इसकी शुरुआत एक आदत से हुई थी, ऐसी आदत जिससे मैं खुद डरने लगा था। हर रात बिना किसी वजह, बिना किसी सपने के मेरी नींद ठीक 3 बजे खुल जाते थे। पहले कुछ दिनों तक मैंने इसे नज़रअंदाज किया। नई जगह थे, नई नौकरी थे, दिमाग पर बोझ था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बस थकान और तनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली आने के बाद पैसों की कमी की वजह से मैंने शहर से थोड़ा दूर एक पुराना मकान किराए पर लिया था। मकान बाहर से मामूली दिखता था, लेकिन अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। ये ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे दीवारों में कुछ दबा हुआ हो। पहले ही दिन मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन किराया कम था और उस समय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मकान मालिक शर्मा जी ने चाबी देते समय ऊपर वाली मंजिल की ओर इशारा करके कहा कि वो हिस्सा खाली है और रात में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका ये कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उस वक्त मुझे क्या पता था कि यही चेतावनी आने वाले दिनों में मेरे लिए सबसे डरावनी याद बन जाएगी। पहली रात जब मेरी नींद 3 बजे खुली, तब कमरे में सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रहे थे। मैंने घड़ी देखी और करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश की, लेकिन दूसरी रात भी ठीक ऐसा ही हुआ और तीसरी रात भी। हर बार नींद खुलते ही दिल तेज धड़कने लगता था, जैसे शरीर पहले से जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है। 5वीं रात पहली बार मैंने वो आवाज़ सुनी, बहुत हल्की, बहुत खुरदरी। वो चलने की आवाज़ नहीं थी, उसमें पैरों की पहचान नहीं थी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पर घसीटती हुई आगे बढ़ रही हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया और सांस रोके सुनने लगा। आवाज़ कुछ सेकंड्स तक चली और फिर अचानक बंद हो गई। उस रात मैं दोबारा सो नहीं पाया। अगली रात वो आवाज़ फिर आई। इस बार वो पहले से ज़्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल से नीचे आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पसीना आने लगा। मैं दरवाजे की ओर देखने लगा, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ मौजूद है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस ज़रूर होता है। तीसरे दिन मैंने पास में रहने वाली नेहा से बात की। मैंने बहुत मामूली तरीके से पूछा, क्या उसे कभी रात में कोई अजीब आवाज़ आती है? मेरा सवाल सुनते ही उसका चेहरा उतर गया।
उसने मेरी आंखों में देखकर पूछा, 3 बजे? मैंने सिर हिला दिया। उसने बताया कि वो भी कई रातों से वही आवाज़ सुन रही है, ऊपर से नीचे आती हुई, घसीटने जैसी। उसने ये भी बताया कि उससे पहले इस मकान में रहने वाले लोग अचानक बिना बताए चले गए थे। अब डर सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। चौथी रात मैंने जागकर सब कुछ देखने का फैसला किया। लाइट बंद थे, कमरे में अंधेरा था। जैसे ही घड़ी में 3 बजे वही आवाज़ फिर से शुरू हो गई। इस बार वो इतनी पास थे कि मुझे लगा जैसे फर्श मेरे नीचे हिल रहा हो। मैंने डरते डरते दरवाजे के नीचे से बाहर झांका। बाहर जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक को सहरा दिया। कोई खड़ा हुआ इंसान नहीं था, फर्श पर रेंगती हुई एक काली आकृति थी। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे वो कभी ठीक से काम ही ना करते हों। वो मेरे दरवाजे के सामने रुकी और फिर दरवाजे पर खरोच की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने मेरे शरीर तक को सुन्न कर दिया। अगले दिन मैं ऊपर वाली मंजिल पर गया। वहाँ की बदबू और सड़न ने मेरा दम घोट दिया। दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बार बार रेंगने की कोशिश की हो। फर्श पर पुराने खून के दाग थे। एक पुराने अखबार में छपी खबर ने मेरी रूह जमा दी। 3 साल पहले इसी मकान में एक लकवाग्रस्त आदमी अकेला रहता था। वो चल नहीं सकता था और मदद के लिए रेंगता था। उसकी मौत ठीक रात के 3 बजे हुई थी। उस रात मैं मकान छोड़कर चला गया, लेकिन रात 3 बजे वाली उस घटना ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो चीज़ मेरे दिमाग में बसी रही। आज भी हर रात ठीक 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। फ़र्क बस इतना है कि अब वो आवाज़ किसी मकान से नहीं आती, वो मेरे बहुत पास से आती है और जैसे अब भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ डरावनी चीज़ें जगह से नहीं, इंसान से चिपक जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।